गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूपीएसआई जो कि एग्ज़ाम डेट लगभग अक्टूबर नवंबर में है, तो उससे रिलेटेड जो आपके मूल विधि में आईपीसी सीआरपीसी वगैरह पूछे जाते हैं तो उसको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में जो है हम आईपीसी को देखेंगे और सीआरपीसी को, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको देखेंगे, और आगे जो क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता है, इसको इंग्लिश में आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड। ये 1860 में बनकर तैयार हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में वायसराय थे। तो आपको मालूम है कि आईपीसी सीआरपीसी क्या होता है। तो आईपीसी का मतलब होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें अपराध को कैसे परिभाषित करेगा, कैसे मालूम होगा कि हाँ वो अपराध किया है कि नहीं किया है, ठीक है, और उस अपराध के लिए दंड क्या होगा, कितने वर्ष का होगा, कैसा होगा, दंड की प्रकृति कैसी होगी, ये सब चीज़ें आईपीसी में आप देखते हैं। और जो मूलतः सीआरपीसी होता है, सीआरपीसी में आप देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पे दोष सिद्ध हो गया है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होगा। अगर दोष सिद्ध हो गया है कि हाँ अनेक या कोई व्यक्ति चोरी किया है तो उस पर क्या केस बन रहा है, ये तो आईपीसी में होगा कि कौन सी धारा लग रही है उस पर। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे कैसे न्यायालय में पेश होगा, कैसे साक्ष्य दिया जाएगा, कैसे विवेचना होगा, ये चीज़ें सब, मतलब जितना प्रोसीजर का काम है वो सीआरपीसी में है, और जितना उसको सिद्ध करने का काम है कि हाँ जो है इस धारा के तहत कौन कौन सा काम किया है, कौन कौन सा अपराध किया है, वो आईपीसी में होता है। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो हमारा आईपीसी है वो कब बना था। तो वो बना था, याद रखिएगा, 6 अक्टूबर जो है 1860 को, 6 अक्टूबर 1860 को। एक क्वेश्चन तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है इम्पॉर्टेंट कि ये लागू कब हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। क्योंकि देखिए 2-4 क्वेश्चन पूछा जाना एग्ज़ाम में मूल विधि से, ऐसा नहीं कि सारा इसी से पूछा जाएगा, तो इस पर बहुत ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना। जो मेन जो धाराएं हैं उसको आपको ध्यान रखना है, जो कि समाज में आपके घटित होती हैं। अब देखिए, अब ये बताइए 6 अक्टूबर 1860 को तो लागू हुआ, ये पहला क्वेश्चन बन गया। 1 जनवरी 1862 को जो है ये 6 अक्टूबर 1860 को ये जो है आपका बन के तैयार हुआ, और 1 जनवरी 1862 लगभग 2 साल बाद जो है ये लागू हो गया। अब एक बात बताइए कि ये लागू इतना लेट क्यों हुआ, 2 साल बाद। तो इसलिए होता है कि जब कोई कानून बनता है तो पहले जनता में जागरूकता फैलाई जाती है कि हाँ इन चीज़ों से रिलेटेड कानून बना है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो इतने साल की सज़ा, अगर कोई हत्या करता है, हत्या का प्रयास करता है, तो इसके लिए ये सज़ा का प्रावधान कानून में बना दिया गया है। तो आप लोग अब ऐसा मत करिए, नहीं तो करेंगे तो इसके लिए आप क्या होंगे, इन चीज़ों के तहत जो है आप जो है दंडित किया जाएगा। तो पहले जनता में जागरूकता फैला दी जाती है, उसके बाद जो है आपके उसको लागू किया जाता है। जैसे हाल ही में देखिए यूपी में भी चर्चा का विषय है कि 2 अगर बच्चे से अधिक अगर बच्चा पैदा करते हैं या भी बच्चे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो ये तो एक जागरूकता हो जाएगी, बाद में इसको लागू किया जाएगा या बनाया जाएगा कानून उस पर। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो हम एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे। तो पहला यही हो गया कि ये जो है बना कब, तो 6 अक्टूबर 1860, पहला क्वेश्चन जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और दूसरा लागू कब हुआ, तो 1 जनवरी 1862 क्या करेंगे, ये याद रखेंगे। कब हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। अब देखिए ये तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। तो याद रखिए आईपीसी में 23 अध्याय हैं, 23 चैप्टर हैं, और 511 क्या है, धाराएं हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया, ठीक है। 23 धारा जो है आपके अध्याय और 511 धाराएं हैं। नेक्स्ट है आपका, ये सब तो मान लीजिए इससे रिलेटेड है कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो है इसके स्थान पर आईपीसी के स्थान पर रणबीर दंड संहिता लागू होती है। कौन सी, रणबीर दंड संहिता लागू होती है। क्या आईपीसी और भी जगहों पे है, क्या कि केवल भारत में ही है। तो जाहिर सी बात है हर जगह अगर अपराध हो रहा है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किसी न किसी तरह से दिया गया है। तो जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश ने भी इसको क्या किया है, अपनाया है, या इसी चीज़ से रिलेटेड मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। और वर्मा भी है, श्रीलंका है, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई आदि देशों में भी क्या किया गया है, इसको लागू किया गया है। अब देखिए लगभग 511 धाराएं, तो हमको 511 धाराएं तो पढ़नी नहीं है, हम इम्पॉर्टेंट बस धाराओं को देखेंगे। तो इसमें तो लगभग 100 धाराएं हैं, उसमें भी हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे धारा 1 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। धारा 1 है कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। जैसे दे देगा कि धारा 1 में, या धारा 1 किससे संबंधित है, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन,
ठीक है, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो होगा संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन से। और इसमें कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर होगा। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य में भी इसका विस्तार क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार, क्योंकि आपको मालूम है कि 370 धारा हटा दी गई है, वो केंद्र शासित हो गया, तो अब ये क्या होगा, इस पे भी लागू होगा। अब देखिए दूसरा धारा क्या है। दूसरा धारा आपका है कि भारत के भीतर किए गए अपराध, कोई व्यक्ति अगर भारत के भीतर जो है अपराध कर रहा है तो वो धारा 2 के तहत क्या होगा, दंड का अधिकारी होगा। तो धारा 2 में ये परिभाषित किया गया है कि हर व्यक्ति उस संहिता या उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जो है जिसका वो भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन क्या होगा, दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ये धारा 2 में बताया गया है। नेक्स्ट है देखिए कि धारा 11। धारा 11 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। अब देखिए व्यक्ति अगर परिभाषित किया तो व्यक्ति की कोई उम्र नहीं है, चाहे वो 2 वर्ष का बालक हो, चाहे 5 वर्ष का बालक हो, चाहे 20 वर्ष का हो, चाहे 50 या 60 या 100 का हो, वो व्यक्ति ही कहा जाएगा। ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, तो ये 11 में परिभाषित किया गया है। तो उसकी उम्र सीमा कोई निश्चित है, किसी भी उम्र का हो, 1 साल हो, 6 महीने हो, 4 महीने का हो, 1 महीने का हो, 10 दिन का हो बालक, वो व्यक्ति ही कहा जाएगा आईपीसी में। तो ये धारा 11 में क्या है, परिभाषित किया गया है। धारा 23 में देखिए सदोष लाभ को परिभाषित किया गया है। किसको, सदोष लाभ को। धारा 24 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है। क्या है, बेईमानी को। नेक्स्ट है आपका धारा 40। धारा 40 में क्या है, अपराध को बताया गया है। धारा 40 किससे संबंधित है, अपराध से संबंधित है। और धारा 44 क्षति से संबंधित है। किससे है, क्षति से। अब देखिए नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट जो आपका है धारा 80। धारा 80 में क्या है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अगर कोई व्यक्ति है, विधि माने कानून होता है, अगर कानून के तहत जो है वो कोई काम कर रहा है तो दुर्घटना हो जाती है। कैसे, जैसे दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाए, या उसका आशय तो नहीं है ऐसा करने का, लेकिन फिर भी बिना ज्ञान का अभाव है, नॉलेज नहीं है, फिर भी हो जाता है। सतर्कता या असावधानी लापरवाही से हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है धारा 80 में क्या की गई हैं, परिभाषित की गई हैं। जैसे इसमें देखिए उदाहरण भी यह है कि अगर कोई व्यक्ति है वो कुल्हाड़ी से मान लीजिए लकड़ी काट रहा है, कुछ कर रहा है, और अचानक आगे खड़े व्यक्ति को जो है कुल्हाड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है निकल के लग जाए, चोट लग जाए, तो वो क्या होगा, वो दंड में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, तो वो माफ़ी योग्य है, न कि अपराध की श्रेणी में। ये बताया गया है धारा 80 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 82। 82 क्या है, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का काम। 7 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बालक है तो उसके काम को 82 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 7 साल से कम आयु का, 6 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, और किसी पड़ोसी घर में आग लगा दे, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो क्षम्य जो है कर दिया जाए, क्योंकि उसका उतना मस्तिष्क विकास नहीं किया है कि वो समझता है कि हाँ ये गलत है कि सही है। चलिए, क्योंकि अपराध करने के लिए जो है आपराधिक मनोवृत्ति होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए उस चीज़ के करने के प्रति। ये देखिए 83 में आपके 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के लिए जो है ये बताया गया है धारा 83 में। तो 82 में देखिए 7 वर्ष से कम, और 83 में देखिए 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष के कम आयु के जो है बालक का कार्य, ये समझाया गया है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपका है धारा 92। धारा 92 में क्या है कि सम्मति के बिना किसी के सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए जो है सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। अगर आप किसी के सहमति के बिना अगर किसी व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो इससे रिलेटेड चीज़ों को जो है धारा 92 में बताया गया है 92 में। नेक्स्ट है 96। धारा 96 में बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। 96 जैसे कहने का मतलब प्राइवेट का मतलब ये है कि जैसे आप हैं, ठीक है, और आपके ऊपर कोई आत्मघाती हमला कर दे, या चाकू से वार करे, या फिर तलवार से वार करे,
मतलब ऐसा काम करे जिससे आपको ये आशंका हो कि इस व्यक्ति के द्वारा ये हमला करने पर मृत्यु तक मतलब आपका हो सकता है, कारित हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो है बताया गया है कि आपका अधिकार क्या है, कि आप उसकी जान तक ले सकते हैं अपनी बचाव में या उसको नहीं मार सकते। ये सब चीज़ों को धारा 96 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। अगर हम धारा 97 की बात करें तो शरीर या तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यह समझाया गया है, उसी चीज़ों से रिलेटेड है धारा 96 और 97। नेक्स्ट है धारा 98, ये भी उसी से रिलेटेड है। धारा 98 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, जैसे कोई पागल व्यक्ति है जिसको दिमाग नहीं है, वो आप पे हमला कर दे, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है आप अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करेंगे, ये धारा 98 में क्या गया है, परिभाषित किया गया है, ताकि आप जो है अपराध के जो है या फिर दंड के अधिकारी नहीं होंगे। नेक्स्ट है 99, धारा 99 जो है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पागल व्यक्ति आप पे हमला करे तो आपको जाहिर सी बात है कि आप अपने बचाव में ये काम करेंगे, लेकिन कब आप नहीं कर सकते या कब आप जो है दोषमुक्त नहीं कहलाएंगे, दोषी कहलाएंगे कब, तो ये वह होगा कि धारा 99 में वह सीमा निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जाता है। अब धारा 99 के साथ यदि कोई कार्य जैसे जिससे व्यक्ति या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने सदाभास लोक सेवक या लोक सेवा के निर्देशों के किया गया प्रतिरक्षा कोई अधिकार नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए गवर्नमेंट अधिकारी है या कोई पुलिस है, आपने किसी को मारा है या कुछ किया है और वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है, ठीक है, तो आप उससे बच नहीं सकते। या फिर आप अगर उस पर जैसे मान लीजिए कि वो आपको मार रहा है या ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है, तो आप भी अपने बचाव नहीं कर सकते क्योंकि ये उसके अंतर्गत नहीं आएगा, आप इसमें दोषी कहलाएंगे अगर कोई लोक सेवक है तब, या कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है कि उसको गिरफ्तार करके लाइए। 100 है, देखिए क्या है धारा 100। धारा 100 ये बताता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होगा। कहने का मतलब आप अपने बचाव में कब किसी की जान ले सकते हैं, किसी को मार सकते हैं अपने बचाव में, कब किस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं, और आप जो है दोषी नहीं होंगे। आप किसी को मार भी डालेंगे अपने बचाव में, लेकिन फिर भी आपको जो है न्यायालय द्वारा या कहीं पे भी आपको दंडित नहीं किया जाएगा, दोषी नहीं करार दीजिएगा। किस केस में, ये धारा 100 में बताया गया है। तो 6 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें आप किसी की मृत्यु भी क्या कर सकते हैं, कारित कर सकते हैं या किसी को मार सकते हैं जान से। जैसे देखिए पहला है कि ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से मृत्यु की आशंका हो। माने ऐसा कोई व्यक्ति हमला करे या लग रहा है कि जैसे कोई तेज़ी से दौड़ के आपके ऊपर आ रहा है धारदार हथियार से या किसी चीज़ से, जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाए कि अब हम मरी जाएंगे या फिर मेरी मृत्यु होनी निश्चित है, अगर ये ऐसे आ रहा है जिस हिसाब से, तो आप उस समय उस पर हमला कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से घोर उपहति की आशंका हो। माने अगर कोई व्यक्ति हमला आप पे कर रहा हो और आपको ये लगे कि अगर ये हमला कर देगा तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी, जिससे मेरी मृत्यु भी हो सकती है, तो ये बलात्संग के आशय से किया गया हमला। ठीक है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से किया गया हमला, व्यपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला कि आपको किडनैप किया जा रहा है ज़बरदस्ती, तब भी आप उसको व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकते हैं अपने बचाव में। और 6 नंबर है कि इस आशय से हमला कि किसी व्यक्ति का परिरोध किया जाए और वह अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त न कर सके। तो ये 6 कंडीशन है जिसमें आप किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है कारित कर सकते हैं अपने बचाव में। धारा 107 क्या कहता है, किसी बात का दुष्प्रेरण। ठीक है, अब दुष्प्रेरण भी 3 प्रकार का होता है, जैसे उकसाने, षड्यंत्र और सहायता। अब दुष्कर्म क्या है, जैसे दुष्कर्म में क्या है कि आप किसी को उकसा दें, इतना भड़का दें कि वो दूसरे का क्या करे, दूसरे को मार डाले या दुष्प्रेरण करे, या फिर किसी के तो ऐसा षड्यंत्र करें कि वो कर दे, या फिर किसी की सहायता कर दें कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये धारा 107 में क्या गया है, बताया गया है। और धारा 108 में जो है दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है। ठीक है, कि दुष्प्रेरक कौन सा व्यक्ति होगा, दुष्प्रेरक कौन सा व्यक्ति होगा। धारा 120 का देखिए आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है धारा 120 क में।
कि अगर कोई आप आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। धारा 121 में ये बताया गया है कि अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करते हैं या युद्ध करने का जो है दुष्प्रेरण करते हैं, ये धारा 121 में बताया गया है। अब देखिए इसमें डिटेल में बताया गया है कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करते हैं या युद्ध करने का प्रयास करते हैं या दुस्साहस करते हैं तो आपको जो है मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। अब देखिए धारा 124 में क्या है। धारा 124 क में राजद्रोह से संबंधित है। 124 क में किसको परिभाषित किया गया है, राजद्रोह को। नेक्स्ट 142 है। 142 देखिए इंपॉर्टेंट है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। विधि विरुद्ध माने जो कानून के विरोध में हो या फिर कानून के खिलाफ हो या कानून के हिसाब से न हो और आप उस जमाव का सदस्य बने हुए हैं। कहीं पे कोई जो है संगठन जो है कहीं पे भी जुलूस निकाला है बिना किसी परमिशन के, बिना कानून के या कानून के जो है हिसाब से नहीं है और उसका आप सदस्य हैं, तो वो 142 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। 143 में क्या है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य अगर आप हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। कब, 143 में ये बताया गया है। 146 में बलवा है। 146 में क्या है, बलवा। तो याद रखेंगे 146 धाराएं बलवा से संबंधित है। बलवा क्या कहलाएगा, जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने, बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव या हर सदस्य बलवा करने के अपराध का क्या होगा, दोषी है। देखिए शांतिपूर्वक जो है हमको जुलूस निकालने या फिर धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी है, ये संविधान में बताया गया है। लेकिन अगर आप हिंसा पे उतारू हो गए तो वो बलवा कहलाएगा। किसमें, धारा 146 में। तो वो व्यक्ति क्या होगा, जो है दोषी होगा। और ये धारा 147 में क्या किया गया है, बलवा अगर कोई व्यक्ति किया है और दोषी पाया गया है तो उसके लिए दंड का प्रावधान। धारा 159 ये दंगे से संबंधित है। 159 दंगा कब होगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है लोक स्थान पर लड़कर, लोक स्थान माने सार्वजनिक स्थल पर लड़कर लोक शांति को भंग करते हैं, तब यह दंगा कहलाता है। जैसे कई लोग मिल करके जो है कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, कहाँ पे, सार्वजनिक स्थल पे, तो वो दंगा कहलाएगा कि हाँ वहाँ पे दंगा भड़क गई है। 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, झूठा साक्ष्य देना, झूठा सबूत पेश करना, 191 से क्या है, संबंधित है। 192 क्या है, ये है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, माने झूठा सबूत या झूठा डॉक्यूमेंट बनाना जो है, ये 192 के तहत क्या गया है, परिभाषित किया गया है। 209 की बात करें अगर धारा, तो 209 में बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, माने बेईमानी से अगर आप कपटपूर्वक जो है किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करते हैं या दावा करते हैं और आप जान रहे हैं कि वो झूठा है, तो ये जो है आपके 209 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और इसके लिए अधिकतम जो है अवधि 2 वर्ष की होगी कारावास की, या फिर जुर्माने से भी आपको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। सिक्के का कूटकरण, ये जो है धारा 231 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है और इसके लिए 7 साल का दंड भी है। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट 300। देखिए जो धारा 300 है ये हत्या से संबंधित है, मर्डर से। अब हत्या के लिए जो है परिभाषित किया गया है 300 में, तो अपवादित दशा को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु की गई है, माने कुछ अपवादों को छोड़ करके। अब ये कब जो है परिभाषित होगा, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया काम, माने कोई अगर हमला जानबूझ कर किसी व्यक्ति पे करे और ये इस आशय से कि उसको मार डालना है, तो वो क्या होगा, हत्या कहलाएगा। ऐसी शारीरिक उपहत्या कारित करने के आशय से किया गया जिसके बारे में अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु करना संभावित जो है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, माने वो जानता है कि अगर हम ये हमला करेंगे तो उस व्यक्ति की जो है मृत्यु संभव है या निश्चित है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके उसमें आएंगी, 300 में परिभाषित किया गया है। अब देखिए अगर 300 के अंतर्गत अगर ये परिभाषित हो गया कि वो जो है मृत्यु कारित करने का ये परिभाषा दिया गया है, कब जो है वो जो है हत्या कहलाएगा। अब 302 में अगर वो हत्या हो गया
तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? अगर कोई हत्या कर लिया है, ये सिद्ध हो गया है, तो उसके लिए दंड क्या है? तो ये 302 में क्या किया गया है, बताया गया है। 303 क्या है? आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। 303 में क्या है? आजीवन जो है सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए क्या है, दंड है। 304 का, धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। उपेक्षा का मतलब धारा 304 में जो है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। इसके अनुसार जो कोई उतावलेपन द्वारा या उपेक्षा पूर्ण किसी ऐसे कार्य से जिसे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह उपेक्षा द्वारा कारित माना जाता है। 304 ख में दहेज मृत्यु है। 304 ख किससे संबंधित है? दहेज मृत्यु से, जहाँ पर किसी स्त्री की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, चाहे वो किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित किया गया हो, मतलब जला दिया गया हो या शरीर को क्षति पहुँचाई गई हो, और उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, माने 7 साल से कम होना चाहिए शादी के, ये नहीं कि 7 साल के बाद, तभी वो दहेज जो है मामला दर्ज होगा। नेक्स्ट है 305, जो धारा 305 है, ये सब इंपॉर्टेंट है, हत्या से रिलेटेड है। तो शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का क्या है, दुष्प्रेरण है। जैसे 18 वर्ष की कम आयु का व्यक्ति हो, उन्मत्त व्यक्ति हो, चित्त विकृत हो, पागल हो, जड़ व्यक्ति हो, माने कुंठित व्यक्ति हो, तो ये सब चीज़ें 305 में क्या की गई हैं, आपको बताई गई हैं। 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। अगर हम 307 की बात करें तो ये आत्महत्या का हत्या का प्रयास है। 307 इंपॉर्टेंट है ये भी, हत्या करने का। आप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर धारदार हथियार से हमला करते हैं और हमला नहीं कर पाते लेकिन प्रयास तो आप किए, तो ये आपके ऊपर 307 का मुकदमा क्या होगा, दर्ज होगा, धारा 307 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 309 आत्महत्या का प्रयत्न। 307 क्या है, 307 आपका था आत्म जो है मारने का, हत्या का प्रयत्न, और 309 आत्महत्या का प्रयत्न। तो इसमें कहा गया है कि जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, उस अपराध को करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास जिसकी आयु 1 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने दोनों से क्या किया गया, दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है 312, धारा 312, ये गर्भपात से है। धारा 312 किससे है, गर्भपात से है। 313 क्या है, स्त्री के सहमति के बिना गर्भपात आप करवा रहे हैं, तो ये 313 में बताया गया है। 319 ये उपहति है। उपहति का मतलब जैसे अब किसी महिला या कोई व्यक्ति है, शारीरिक पीड़ा हो, रोग हो, अंग शैथिल्य हो, कार्य करेगा तो उपहति करता, तो ये कहा जाता है उस धारा 319 के अंतर्गत। घोर उपहति कब है, घोर हानि कब होगी, 320 के अनुसार ये बताया गया है, नीचे बताया भी गया है। जैसे दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि या स्थायी विच्छेद हो जाए, अस्थायी तौर पर किसी अंग या जोड़ का विच्छेदन में टूट फूट जाए, किसी चेहरा या किसी अंग का जो है विद्रूपीकरण हो जाए, कुरूप हो जाए, तो ये सब चीज़ें 320 में क्या है, घोर उपहति। मारपीट। नेक्स्ट है 323, ये है धारा 323 कि स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। तो ये जो है आपके धारा 323 में बताया गया है। 326 में क्या बताया गया है, खतरनाक आयुधों माने खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा घोर उपहति कारित करना, किसी को ज़्यादा हानि चोट पहुंचाना, ये 326 में क्या किया गया है, बताया गया। जैसे देखिए इसमें भी आपके है इम्पॉर्टेंट, जैसे 326 का ये तेजाब अम्ल का प्रयोग जो है बताया गया है इसमें, एसिड वाला 326 में, और 326 में इसके लिए दंड का प्रावधान है। तेजाब अम्ल फेंकने या फेंकने प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता के जो है अधीन क्या है, एक दंडनीय अपराध है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 326 का और 326 का ब। नेक्स्ट है 339 सदोष अवरोध से उत्पन्न है, ये आपका जो है रिलेटेड धारा है 339। 340 सदोष प्रतिरोध है। 350 आपराधिक बल है। 351 हमला है। धारा 351 क्या है, हमले से है। अगर किसी व्यक्ति पे आप हमला करते हैं तो ये 351 में क्या किया गया है, बताया गया है। 360 है भारत में व्यपहरण। अब भारत में व्यपहरण का मतलब है कि जो कोई
किसी व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की संपत्ति के बिना, सम्मति के बिना, या फिर भारत की सीमाओं से परे प्रवहरण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापारण करता है, यह कहा जाएगा। ये इसमें परिभाषित किया गया है व्यापारण को 360 में। 361 की बात की जाए तो ये विधिपूर्ण संरक्षण में क्या है, व्यापारण है, विधिपूर्ण संरक्षण में। नेक्स्ट धारा आपका 362, ये अपहरण से संबंधित है। 362 किससे है, अपहरण से है। 363 क्या है, व्यापहरण के लिए दंड। 362 में तो अपहरण है और 363 में उसके लिए दंड का प्रावधान है। 363 में क्या है कि अगर जो है भीख मंगाने के प्रयोजन से आप किसी व्यक्ति का अपहरण करते हैं या फिर अपहरण इस इरादे से करते हैं कि उससे जो है भीख मंगवाएंगे, आप भिक्षा मंगवाएंगे, तो ये 363 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया 363 के क में। और अगर ऐसा व्यक्ति कोई करता है तो उसको जो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष जो है कम से कम होगा, या फिर दोनों जो है जुर्माना और दंड दोनों से जो है क्या किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। 364 में क्या है, धारा 364 जो है अगर किसी व्यक्ति का अपहरण करते हैं हत्या के लिए, इसलिए उसको अपहरण किए हैं कि तो उसकी हत्या तक करें, तो इसके लिए जो है आपको आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी, आजीवन कारावास नॉर्मल दे दिया जाए, चाहे फिर आपको कठिन कारावास दिया जाए जिसकी अवधि क्या होगी, 10 वर्ष तक होगी, या फिर दोनों से क्या किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। 366 क्या है, अगर विदेश से आप लड़की का आयात करते हैं। 366 ख में बताया गया है कि अगर विदेश से क्या करते हैं, लड़की का आयात करते हैं। 375 में बलात्संग बताया गया है। 375 में क्या है, बलात्संग। इसमें भी आपके 6 पॉइंट हैं, जैसे उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध आप कर रहे हैं, उस स्त्री की सहमति के बिना कर रहे हैं, या फिर उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति मृत्यु या उपहति, माने आप उसको डरा धमका के कर रहे हैं, या फिर उस सम्मति से उस स्त्री की कि जबकि वह पुरुष यह जानता है कि उस स्त्री का पति नहीं है और उस सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करते कि ऐसा पुरुष विधिपूर्वक विवाहित करेगा, माने आप ये कहेंगे कि हाँ हमसे शादी करेंगे या फिर झांसा दे करके। और 5वां है कि उस स्त्री की सम्मति से, वह स्त्री सम्मति कब दी है, जबकि ऐसी सम्मति के समय वह विकृचित, माने उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है या फिर मानसिक रूप से तैयार नहीं है, वो आपको यस कह देती है या फिर सहमति देती है, तो ये भी क्या होगा, एक तरह से अपराध की श्रेणी में आएगा। या फिर आप उसको नशीला पदार्थ दे दिए हैं, या फिर अगर वह स्त्री सम्मति हो चाहे न हो, वो 16 वर्ष से क्या हो, कम की है तब भी। नेक्स्ट है 378, धारा 378 जो है वो चोरी से संबंधित है। किससे, चोरी से। 378 किससे है, चोरी से संबंधित है। और 379 ये चोरी के लिए दंड है, चोरी के लिए क्या है, दंड है। 383 में क्या है, उद्यापन है। नेक्स्ट धारा है 390। 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। किसको, लूट को। अब देखिए, चोरी अलग चीज़ है, लूट अलग चीज़ है। चोरी कब लूट में तब्दील हो जाएगा, उसके लिए बताया गया है कि चोरी करने में या उस चोरी द्वारा संपत्ति ले जाए या ले जाने के प्रयत्न से अपराधी के उद्देश्य स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। चोरी किए माने आप कोई चोराए भाग गए तो वो चोरी हो गया, लेकिन आप चोरी के साथ साथ किसी की मृत्यु भी कर दी, किसी घर पे गए चोरी किए और उस किसी वहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों को आप जो है मार डाले, या घोर जो है उपहति किए या बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाए, तो ये लूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लूट। तो चोरी और लूट में यही अंतर है, तत्काल किसी की मृत्यु हो जाए, ये सब चीज़ें। डकैती क्या है, डकैती देखिए 391 में बताया गया है। 5 या उससे अधिक व्यक्ति अगर संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, 5 या अधिक व्यक्ति, तो ये किस में आ जाएगा, डकैती में। 395 डकैती के लिए दंड है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10 साल के लिए जो है कठिन कारावास होगा या फिर आजीवन कारावास अगर आप डकैती करते हैं तब। नेक्स्ट है आपका 396 हत्या सहित डकैती, माने आप डकैती भी किए हैं और हत्या भी किए हैं, तो ये जो है आपके 396 में है। और 399 में क्या है, डकैती के लिए तैयार करना। किसी व्यक्ति को तैयार करें डकैती के लिए या कहीं पर भी जुट के आप योजना बना रहे डकैती के लिए, तो ये उसमें परिभाषित किया गया है।
धारा जो 403 है उसमें संपत्ति का बेईमानी से क्या है, दुर्विनियोग है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका जो है आईपीसी है वो है छल। छल किससे संबंधित है, 415। 415 में किसको परिभाषित किया गया, छल को या कपट, तो ये 415 में। छल के लिए दंड का प्रावधान किस में है, 417 में है। छल के लिए दंड किस में है, 417 में है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट 445। 445 किससे संबंधित है, अब देखिए ये जो धारा 445 है ये गृह भेदन है। आप किसी के घर को जो है तोड़ के उसमें घुस जाते हैं, ठीक है, चोरी करते हैं, तो ये जो है धारा 445 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और अगर रात में आप यही काम कर रहे हैं तो धारा 446 में बताया गया है, माने सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृह भेदन, ये रात्रि गृह भेदन कहलाता है, माने अंधेरे में, तो 446 के अनुसार। और कूट रचना क्या है, मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का रचना करना, तो 463 में है। 494 में पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, दोबारा शादी करना, ये 494 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और 497 में क्या है, जार कर्म है। 497 में क्या है, जार कर्म। नेक्स्ट है आपका 498 का क। अब 498 के क में किससे रिलेटेड है, तो जो 498 का क है वो है किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता दिखाना। माने किसी स्त्री का पति हो या उसका नात रिश्तेदार हो, अगर वो उस स्त्री के प्रति क्रूरता दिखाता है तो वो 498 के क में परिभाषित किया गया है। और ऐसा करने के लिए उसे कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, दंडित और जुर्माना भी दिया जा सकता है। 499 मानहानि से संबंधित है। 499 क्या है, मानहानि से संबंधित है। 500 क्या है, मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। 499 मानहानि है, 500 मानहानि के लिए दंड है। नेक्स्ट है 511। 511 का है, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडित अपराधों के प्रयत्न के लिए जो है ये 511 में क्या है, परिभाषित किया गया है।